हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपने सेमेस्टर नंबर 4 का सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट यूनिट नंबर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, देखो इससे पहले हम लोगों ने पूरा देखा था लॉजिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से उसके एलिमेंट्स रहते हैं, उसका इंपॉर्टेंस एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर आज हम लोग लॉजिस्टिक्स का एक पार्ट जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, देखो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, फिनिश्ड गुड्स की अवेलेबिलिटी एज पर द डिमांड ऑफ मार्केट, उसके हिसाब से मेरे को सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर नंबर में, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स एज वेल एज ऑफ रॉ मटेरियल, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आती हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्यों करते हैं कोई भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ताकि कोऑर्डिनेशन रहे वेरियस डिपार्टमेंट्स में। अब यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स कहाँ से हैं, देखो अगर मार्केट में डिमांड आ रही है तो वो सेल्स डिपार्टमेंट को देखना है, ठीक है। अब सेल्स डिपार्टमेंट वो डिमांड कब मीटअप करेगा, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन करा होगा, ठीक है। वो इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी उनको, ठीक है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कब प्रोडक्शन करेगा, जब परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल लाया होगा। परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल कब लाएगा, जब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसको पैसे दिए होंगे या उसको अलॉटमेंट किया होगा, फाइनेंस अलॉटमेंट किया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स का जो सिंक है वो किस चीज़ से रहता है, इन्वेंट्री की अवेलेबिलिटी से, कि आपको इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करनी है। अगर एकदम से बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया तो ये सारे प्रोसेसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो इसलिए हम लोग पहले से ही सिस्टमैटिकली अगर चलेंगे, अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट ढंग से होगा तो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच का कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से हो जाएगा। तो इसका पहला फंक्शन ही हो गया। दूसरा मटेरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, पहले से अगर मटेरियल की प्लानिंग कर लूँ कितना चाहिए, ताकि फाइनेंस डिपार्टमेंट पर एकदम से लोड ना आए, ठीक है, कि यार एकदम से इतना बड़ा अमाउंट मांग लिया परचेज डिपार्टमेंट ने, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोल होना चाहिए इन्वेंट्री का। अगर इन्वेंट्री का प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोल होगा तो वेस्टेज भी नहीं होगा, और एक तरीके से पहले से आपको आइडिया रहने वाला है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको पहले से आइडिया रहने वाला है कि इस बार परचेज डिपार्टमेंट कितना रॉ मटेरियल परचेज करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंक में चलेंगी अगर मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया तो उससे मेरा मटेरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा स्मूथली चल पाएगा। नेक्स्ट है स्टोर एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टोर में कितना सामान रखना है, फैक्ट्री में कितना सामान रखना है, ठीक है, साइट पर कितना सामान है, पाइपलाइन में कितना सामान है, इन सब का प्रॉपर एनालिसिस कब हो पाएगा, जब आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हो। तो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट कि वो स्टोर और इन्वेंट्री कंट्रोल भी ध्यान में रखते हैं उसमें, ठीक है। स्टोर में कितना सामान है, फिनिश गुड्स कितने हैं, रॉ मटेरियल कितने हैं, पाइपलाइन में कितना प्रोडक्शन है, सारी चीज़ें। डिस्पोजल एंड स्क्रैप सरप्लस, अब अगर देखो कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो आपका पूरा वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है वो भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ही आता है, मतलब ये पूरा फैक्ट्री का स्ट्रक्चर पूरा आ जाएगा। आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन जो आपका वेस्ट बच गया उसको आप किस तरीके से मैनेज करो। वेस्ट मैनेजमेंट इज इटसेल्फ अ वेरी इंटेंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो वेस्ट डिस्पोजल भी पूरा इसमें आ जाएगा, वो ढंग से हो पाएगा अगर आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट ढंग से करा है, ठीक है। पता चला आपका स्टॉक इतना जमा होता जा रहा है, प्रोडक्शन की जरूरत है नहीं और आप करे जा रहे हो, वेस्ट सामान भी वहीं रखा है और सही सामान भी वहीं रखा है, क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये पूरा मेस ना हो, ये पूरा क्योस ना हो, इसलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट है जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शुगर का प्रोडक्शन देखूँ, शुगर केन से शुगर जब बनती है तो बीच में एक बाय प्रोडक्ट जो उसका पूरा बच जाता है, शुगर केन का जो पूरा एक रेसिड्यू बच जाता है, उससे हम लोग खंडसरी बनाते हैं। खंडसरी इज़ वन ऑफ द कुछ एक वो होती है, मीठी कोई चीज़ होती है जो किसी जगह पर एज अ मिठाई खाई जाती है, ठीक है। तो खंडसरी जो है वो उससे बनती है। तो ये एक तरीके से आपका शुगर केन का बाय प्रोडक्ट है। तो बाय प्रोडक्ट्स का भी अच्छे से यूज़ करेंगे तो एटलीस्ट वहाँ से भी हम लोग कुछ ना कुछ अर्न कर पाएंगे, ठीक है, वो भी वेस्टेज नहीं होगा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज़ ऑफ बाय प्रोडक्ट्स भी आता है। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कब कितना इन्वेंट्री मेरे को मेंटेन करना है, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। इसके फायदे क्या हो जाएंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल अगर आपने ढंग से करा होगा तो उससे रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, एक तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, और आपको एकदम से बिजनेस के सरप्राइजेज और शॉक से बचे रहेंगे आप। काफ़ी सारे इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स कौन सी है, अब आप इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब समझ आ गया, उसके फंक्शंस फीचर्स ये सब तो आप लिख ही लेंगे मीनिंग से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करनी है, कौन कौन सी टेक्निक्स आपके पास अवेलेबल है, हम लोग इस बारे में पढ़ने वाले हैं आगे। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फैक्ट्री में एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन से लेवल्स मेंटेन करने हैं इन्वेंट्री के। आपको कुछ पता ही नहीं, अगर आपका जो स्टोर मैनेजर है, जो आपका फैक्ट्री मैनेजर है, उसको कोई आइडिया ही नहीं कि कब ऑर्डर करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग स्टॉक लेवल्स को पहले से ही डिसाइड करके रख लेते हैं। इसमें हम लोग 3 लेवल्स की बात करते हैं, मिनिमम लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी इन्वेंट्री
इससे ज़्यादा कम नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में समझो आप शुगर बना रहे हैं और शुगर केन का आपको कितने टन आपको एक्स्ट्रा रखने ही है, मतलब इससे नीचे आपकी इन्वेंट्री नहीं जानी चाहिए रॉ मटेरियल की, ठीक है। तो आप एक मिनिमम लेवल कर लेते हो कि यार नहीं, मेरे पास जो है 20 kgs ऑफ शुगर केन मुझे मेंटेन करना ही है, ठीक है। इससे नीचे 19 kgs 18 kgs कभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। तो ये मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री हो गई कि आप इससे नीचे नहीं जाओगे। तो जैसे ही 20 kgs तक आप जाने लगो, आप ऑर्डर कर दो वापस से, ठीक है। तो ये रीऑर्डरिंग, वहीं से दूसरा आपका आ जाता है रीऑर्डरिंग। कौन से लेवल पर रीऑर्डर करना है, क्यों ऐसा? क्योंकि देखो आपको मिनिमम लेवल से नीचे नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा मिनिमम लेवल है 20 kgs, ठीक है। अब मेरे को रीऑर्डर कब करना है, रीऑर्डर कब करना है, मतलब उसको मेरे को माल को फिल कब करना है। अब माल को फिल हम कब 20 पर आ जाए, तब अगर मैं ऑर्डर करूंगी तो ऑर्डर को आने में भी तो टाइम लगेगा और तब तक मेरी इन्वेंट्री लेवल मिनिमम से भी नीचे चली जाएगी। तो ये टाइम ना हो, मतलब ऐसा ना हो, तो मैं क्या करती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरा मिनिमम 20 है तो जैसे ही मेरा स्टॉक 28 पर आता है मैं ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ, ताकि जब तक मेरा रॉ मटेरियल 20 तक आएगा तब तक मेरा वापस से माल भर जाएगा उसमें, ठीक है। तो मिनिमम लेवल और रीऑर्डरिंग लेवल मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाना, मेरे को स्टॉक इतना ज़्यादा रखना ही नहीं है, ऑर्डर ही नहीं देना इसके बाद से। तो अगर मेरा मैक्सिमम 100 kgs है तो 100 kgs अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन्ड है तो मेरे को ऑर्डर और नहीं देना, मैं लास्ट 100 मेंटेन कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा मेरे को मेंटेन करनी नहीं है। तो ये तीनों अगर क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए तीनों लेवल्स, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कम इन्वेंट्री की कमी या इन्वेंट्री का ओवर, मतलब इन्वेंट्री कभी भी ज़्यादा भी नहीं होगी और कम भी नहीं होगी। तो ये तीनों चीज़ें एक तरीका होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, तो ये टेक्निक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। ऐसे ही आपका एक सेफ्टी स्टॉक्स रहता है। सेफ्टी स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, देखो डिमांड मार्केट में कितनी आने वाली, इसका 100% प्रेडिक्शन तो कोई भी नहीं कर सकता, है ना। 100% तो परफेक्टली कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। तो इसलिए आप जितना इन्वेंट्री रखना चाह रहे हो, आपकी मतलब एक तरीके से टेक्निक्स में से जितनी इन्वेंट्री निकल कर आ रही है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन भी उसका रखते हैं। कोई कोई जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रिकरिंग होती है ना, वो सेफ्टी स्टॉक्स भी मेंटेन करते हैं। सेफ्टी स्टॉक्स मतलब इमरजेंसी के टाइम पर जो यूज़ होने वाले स्टॉक्स होते हैं, कि यार मेरा हो सकता है उस टाइम रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी में, मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ जिसकी रॉ मटेरियल बहुत जल्दी नहीं मिलता है, तो मैं पहले से ही जितना मेरे को नीड है उससे थोड़ा सा ज़्यादा जब एक मार्जिन में एक्स्ट्रा लेकर चलती हूँ, उसको हम बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। तो ये भी एक टेक्निक होती है। दूसरा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब कि एक बार में कितना ऑर्डर करूँ मैं, ठीक है। उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है कि आप इतना ऑर्डर करो। क्यों? क्योंकि ऑर्डर करने के भी तो पैसे लगते हैं ना। आप रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लेकर आएंगे, यू आर पेइंग द कैरिएज, ठीक है। आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, यू आर पेइंग, मतलब यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जी, यू आर इन्वेस्टिंग योर पर्सनल इन दैट। तो वो आपको एक कितना लॉट एक बार में ऑर्डर करना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर एक फॉर्मूला है जिसका होता है EOQ = 2AS/I। ए मतलब होता है आपका एनुअल कंजम्पशन, साल में कितना कंजम्पशन है। एस मतलब ऑर्डर प्लेस करने का कितना कॉस्ट आपको लग रहा है, जिसमें आपका पूरा एक तरीके से रिसोर्स का कॉस्ट आ जाएगा, और आपको अगर ये कैरिएज वगैरह आ जाएगा, सारा इन्वेंट्री, मतलब ये सारा कॉस्ट आपका आ जाएगा ऑर्डर प्लेस करने का। और इसको डिवाइड करना में इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री को कैरी करने की कितनी कॉस्ट है और ये ऑर्डर करने की कितनी कॉस्ट है, दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक क्वांटिटी निकल कर आएगी। इसका जो भी आंसर आएगा 100 आएगा तो 100 kgs यू हैव टू ऑर्डर इन वन टाइम। अगर इसका आंसर आए 200 तो 200 kgs आपको एक बार में ऑर्डर करना चाहिए एज पर द फॉर्मूला। ये आपको रेंडर रूट में चलता है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरी करने की जो कॉस्ट है दोनों ही डिफरेंट होती है। ऑर्डर प्लेस करने का कॉस्ट मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए फिजिकली जाना पड़ेगा, तो ऑल द ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह सब ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट में आएंगे। और जितना भी आपका रॉ मटेरियल वहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन तक आएगा, उसमें जो भी आपकी कैरिएज होगा दैट विल बी द कैरिंग कॉस्ट, जिसको आपको डिवाइड करना है पर यूनिट, ठीक है। तो ये पूरे फॉर्मूले से आपका आ जाएगा EOQ। तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री। नेक्स्ट है ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस में मैंने क्या करा है, अब ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल अलग अलग तरीके के होते हैं, तो मैंने सारे रॉ मटेरियल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। A कैटेगरी में वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका सेल कम होता है, लेकिन पर यूनिट अगर मैं प्रॉफिट देखूँ तो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल कार, अगर मैं कार का देखूँ तो कार बिकती बहुत कम है ना, समझो महीने में 2-3 बिकेंगी, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा एक कार बेचने से ही कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से वो A कैटेगरी में आएगा। B कैटेगरी में वो प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें अपन लोगों को पैसा भी कम लगाना होता है, प्रॉफिट भी कम ही होता है, 20% इस तरीके से मैं देख सकती हूँ। C कैटेगरी वो होती है जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें मुझे मतलब कॉस्टिंग कम रहती है जिसकी, ठीक है। मतलब एक तरीके से मेरे को इन्वेंट्री कम मेंटेन करनी होती है, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से अगर मैं पहले से ही सारे प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर दूँ कि यार इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, इसके बिना थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, इसको तो हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हो। तो एक तरीके से सारे जो मेरे इन्वेंट्री में जो मेरे को सामान चाहिए उन सबको मैं अगर कैटेगराइज कर दूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, तो वो मेरा ABC एनालिसिस होता है, ठीक है। दूसरा था वेद एनालिसिस। वेद एनालिसिस में क्या आ जाएगा, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। V स्टैंड्स फॉर वाइटल,
E स्टैंड्स फॉर एसेंशियल एंड D स्टैंड्स फॉर डिजायरेबल। वाइटल मतलब क्या, जिनके बिना ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल काम चल ही नहीं सकता, इसको एक्स्ट्रा स्टॉक करके रख लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शुगर बना रहे हो तो शुगर केन इज अ वाइटल प्रोडक्ट इन दैट। एसेंशियल में क्या आ जाएगा आपका कि जो चीज़ें ज़रूरी तो है लेकिन उसका जो है अपन लोग क्वांटिटी कम भी रखेंगे तो बाद में मिल जाएगा, जिनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है तो अब उसको अभी इतना सा ओवर स्टॉक करके नहीं रखते हो, ठीक है, तो वो एसेंशियल में आ जाएगा। डिजायरेबल, जिन चीज़ों को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, जिनकी हम लोग डिमांड पोस्टपोन कर सकते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स इसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप कैटेगराइज कर सकते हो प्रोडक्ट्स को, ये भी आपका एक तरीके का टेक्निक है इन्वेंट्री कंट्रोल का। लास्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। अगर आप अकाउंट्स वाइज थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि आपको कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना है, कितने इन्वेंट्री की जरूरत है, तो आप काफ़ी सारे रेशियोज भी निकाल सकते हैं। इसमें आ जाता है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इसमें आपका आ जाएगा इन्वेंट्री कन्वर्जन रेशियो। इन्वेंट्री कन्वर्जन रेशियो मतलब आपका इन्वेंट्री फिनिश गुड में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है उसका रेशियो। तो काफ़ी सारे रेशियोज भी होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं प्रॉपर इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए, टेक्निक की तरह एक काम करते हैं ये, ठीक है। तो आई होप दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको समझ आया हो। आई होप दिस ओनली, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।